हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का, मैथ का और ड्राइंग का सॉल्यूशन आपको दे दिया है मैंने। अब आपका टर्म वन का जो 2023 का प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर, इसमें आपका 9वीं का हिंदी का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के सॉल्यूशन को। आपके 3 प्रश्न पत्र जैसे मैंने बताया आपको कि इंग्लिश का सॉल्व कर दिया है, इसी तरह से आपका जो मैथ का है ये सॉल्व कर दिया है, और इसके बाद आपका जो है ड्राइंग का ये भी सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं हम हिंदी पे। साइंस और सोशल साइंस इसके बाद आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में आपको सारे के सारे ये वीडियोस की जो है थंबनेल दिख जाएगी, या एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। ये इनमें से कोई भी वीडियो देखना चाहें टच करके देख सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाते ही प्लेलिस्ट से आप सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर्स के जितने भी आपके लिंक हैं वो भी मैंने डाल दी है, और जितने भी चीज़ें हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है। आपको मैंने बता दिया प्रश्न पत्र में जो है 4 खंड मिलेंगे, क ख ग घ। हम चारों खंडों को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। अगर ये एग्जाम पेपर हो चुका होता तो इसके सारे खंड में से ऑप्शन वाले नहीं करते, लेकिन हम सारे ऑप्शन ऑप्शन सब करेंगे। तो यहाँ पर जो खंड आपका है इसमें अपठित पद्यांश दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और इसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो यहाँ प्रश्न देखिए, जो पहले आपका ये गद्यांश है इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। यात्रा शिक्षा का साधन है, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। जब हम यात्रा करते हैं तो हमें चीज़ें संभालनी पड़ती हैं, अपना टिकट रखना पड़ता है और ठीक समय पर गाड़ी पकड़नी होती है। धनी व्यक्ति अपने नौकरों से यह सब काम करा लेते हैं, लेकिन भारत गरीबों का देश है। यात्रा में हमें अपनी मदद आप करनी पड़ती है। भिन्न भिन्न स्थानों को देखने और तरह के भिन्न यहाँ पर और भी है, और तरह के लोग से बात करने से हम बहुतेरी नई चीजें सीखते हैं। यूरोप में यात्रा के बिना शिक्षा अधूरी समझी जाती है। प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा को बड़ा महत्व दिया जाता था। इस देश में भ्रमण बड़ा आनंदप्रद हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा पैसेज जो आपको मैंने अभी पढ़ के बताया, ये एक पैसेज था जिसको आपको पढ़ना था। अब इसके प्रश्न को हम देखते हैं। किन कारणों के बिना शिक्षा अधूरी होती है? तो यात्रा के कारण और तीर्थ ना करने के कारण जो है शिक्षा अधूरी होती है। तो क और ख दोनों जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए घ ऑप्शन जो है राइट आंसर है, घ। ठीक है, क और ख दोनों। इसके बाद आ जाइए, यात्रा किसका साधन है? तो यात्रा करना यानी कि शिक्षा का साधन होता है, तो का ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। यात्रा करते समय क्या क्या करना आवश्यक है? तो यात्रा करते समय हम वस्तुएं संभालना, टिकट रखना, सही समय पे गाड़ी पकड़ना, ये सभी आवश्यक है। अब अभी में हमने पैसेज में पढ़ा, तो ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। शिक्षा शब्द का पर्यायवाची विद्या भी होता है, तालीम भी होता है और सीख भी होता है। इसमें पूछा है पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं जो होता है वो कला, कला शिक्षा नहीं देती है। कला जो है एक आर्ट है। इसके बाद में उपयुक्त अवतरण का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा सीधा उपयुक्त जो हमने पढ़ा पैसेज, उसका एकदम सीधा सा अर्थ निकलता है यात्रा का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कहेंगे का ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पठित गद्यांश व पद्यांश, ठीक है, खंड ख में आ चुके हैं, खंड क हमने करा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखिड़ियों से देखा और लेट गए। ये वाला आपका जो दो बैलों की गाथा है, उससे आपका ये छोटा सा एक पैसेज लिया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप समझ में आ गए, आपके बुक से है। और यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, पाठ के लेखक का नाम सभी को पता है, प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में मुख भाषा में किसने सलाह की? तो हीरा और मोती दोनों ने सलाह की थी मुख भाषा में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोता पड़ गया का तात्पर्य है, सोता पड़ गया मतलब कि सब सो गए थे, तब उन्होंने जो है रस्सी तोड़ दी थी। उसके बाद में दोनों कहाँ गए थे? तो दोनों गया के घर गए थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोनों में दूनी शक्ति आ गई थी, ताकि वह किस लिए? कि ताकि वह घर जा सके, इसीलिए। ठीक है ना, तो यहां पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अथवा पाठ देखते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। ठीक है, इस तरह से ये पैसेज है। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक नींव को हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, है यह एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, छोटा सा ये पैसेज दिया गया, वो वाला पैसेज थोड़ा सा बड़ा था, इसमें ज़्यादा लाइनें थी कुछ, आप देख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा लाइनें थी, इसमें 5 6 लाइनें, छठी पे ख़त्म हुआ था, और इसमें 4 लाइनें के आसपास में ये ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई पैसेज छोटा बड़ा आ सकता है।
तो इसमें देखिए पाठ का नाम आपसे पूछा गया, पाठ आपको याद होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है ना, तो पाठ उसी से लिया गया है ये छोटा सा टुकड़ा। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है लेखक का नाम कौन है, तो श्याम चरण दुबे जो हैं इस पाठ के लेखक हैं। सारे पाठों के नाम और उन पाठों के लेखक का नाम, ये दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना जो इस बार सिलेबस है आपका उसका, ठीक है। इसके बाद में गांधी जी ने क्या कहा था, तो हमें अन्य संस्कृतियों की अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए, ये कहा था। घ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरवाजे खिड़की खुले रखें से क्या तात्पर्य है, यानी कि खुले मन से किसी की बात को सुनना, इसका मतलब ये है। दरवाजे खिड़की का मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपने दरवाजे और खिड़की खोल दो। यहाँ पे दरवाजे खिड़की का मतलब अपने कान खुले रखो, मन से सुनो, एकाग्रता कायम रखो, ठीक है। आ जाइए, भविष्य के लिए चुनौती है, तो भविष्य के लिए चुनौती क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति जो है भविष्य के लिए चुनौती है। अंतिम लाइन में ये लिखा हुआ था, हमने अभी भी देखा था, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा जो एग्जाम पेपर होगा इसी तरह का डिजाइन होगा। पूरा मॉडल पेपर आपके लिए जारी कर दिया गया है, आज 15 दिन हो गए जारी किए हुए। और आपके सॉल्यूशंस पहला ही चैनल है यूट्यूब पे जो ये आपको करवा रहा है, ठीक है। हम सारे हिंदुस्तान के आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। सबका सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी बेस्ड होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपका प्रश्न पत्र का पैटर्न जरूर फॉलो करें, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में, और आप इस बार 90+ सभी स्कोर करेंगे। अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं, मैंने मैथ करा दिया था, मैथ को एक एक पॉइंट समझाया मैंने कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एमसीक्यू को भी सॉल्व करके बताया कि उसका ए ऑप्शन होगा तो ए क्यों होगा। इसी तरह से मैंने उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अथवा भी करवाया, ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। उसी तरह से मैंने इंग्लिश भी सारा करवाया है, उसमें भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। हिंदी में आपको सब कुछ समझाया, इंग्लिश को भी, और उसके बाद में आपका ड्राइंग भी करवाया है मैंने। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं हिंदी को, इसके बाद में एसएसटी और सोशल साइंस को भी हम करवाएंगे। यहाँ पर है अब गद्यांश, हमने पद पढ़ा था, अब हम गद्य पढ़ रहे हैं। गद्य मतलब कविता, तो ये कविता जो है आपके फिर से पाठ में से आई है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी न मिलिया कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये छोटा सा एक पैराग्राफ मतलब कह सकते हैं कविता दी गई है। और इस कविता से जो प्रश्न उठे हैं, देखिए कवि का नाम लिखना है कि ये कविता किसकी है, तो हमें अच्छी तरह से पता है ये कबीर की कविता है, ठीक है। ग पार्ट इसमें सही हो जाएगा। कबीर ने किसे प्रेम कहा है, तो ईश्वर के भक्त को जो है प्रेमी कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि किसे ढूंढ रहा है, तो प्रभु प्रेमी को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है विष का विलोम जो होता है, विष जानते हो आप जहर होता है, और जहर का क्या होता है, अमृत, ठीक है। विलोम पूछा है, अपोजिट पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो क्या होता है, तो अमृत के समान हो जाता है। दोनों भक्त जब मिलते हैं तो एक तरह से अमृत की वर्षा हो जाती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि अमृत ही अमृत बरस रहा है, क्योंकि दोनों ही अच्छी बातें और सद्गुण विचार रखते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अथवा पार्ट इसका दिया गया है, इसमें फिर से रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला दिया गया है, इसमें 4 पंक्तियां हैं और ये आपके पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर देखा पूछा क्या गया है, कच्चा धागा किसका प्रतीक है, तो कच्चा धागा जो है कमजोर सहारे का प्रतीक है। ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कच्चे सकोरे से क्या आशय है, तो कच्चे सकोरे से आशय स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास, यानी कि आप अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं वो मन से नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे कि एग्जाम में आपके नंबर कम आते हैं तो बाद में आप हताश होते हो, तो एक्चुअली क्या है कि अभी से आप पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 10 घंटे पढ़ो, आप 1 घंटे पढ़ो पूरे दिन में, 2 घंटे पढ़ो पूरे दिन में। होमवर्क करना अलग चीज़ है, वो पढ़ाई नहीं होती है, वो होमवर्क अलग चीज़ है। आपका होमवर्क स्कूल का जो आपको दिखाना है वो तो ड्यूटी है आपकी, वो कर्तव्य आपको करना है। लेकिन उससे बड़ा कर्तव्य जो है, जो मंजिल तक आपको पहुंचाएगी, वो है सच्चे मन से स्वाभाविक रूप से जो है आपको प्रयास करना। और स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास नहीं होता है, स्वाभाविक रूप से हमेशा अच्छा प्रयास होता है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप प्रयास भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रयास, ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कवित्री को किसके घर जाने की चाह हो रही है, तो कवित्री को जो है परमात्मा के घर जाने की चाह हो रही है, इसमें ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रस्सी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो रस्सी शब्द जो है जीवन रूपी डोर के लिए, यानी कि जो जीवन है उसका कभी भी खत्म हो सकता है, तो उसी के लिए जो है रस्सी कभी भी टूट सकती है, तो जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, उसके लिए ये जिसका जो रस्सी शब्द है प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों के द्वारा। इसके बाद में पानी
टपकन से क्या तात्पर्य है? तो पानी टपकन से तात्पर्य है धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे क्या है, समय हो रहा है। बूंद बूंद अगर पानी गिरता रहेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह समय भी जो है आपके सामने, अभी तो आपको बहुत लग रहा होगा कि यार एग्जाम में 2 दिन में 1.5 महीने पढ़े हैं, 2 महीने पढ़े हैं, लेकिन आप जैसे जैसे सोच रहे हैं ना, वैसे वैसे आपका एक एक दिन निकलता जा रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि इस महीने की 27-28 तारीख पे आ चुके हैं और ये महीना खत्म होने वाला, अगला महीने के बाद में आपके एग्जाम है। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी से पढ़ना शुरू करें बढ़िया तरीके से, इन पेपर्स को रिवाइज करें, 1 टाइम नहीं 2 टाइम वीडियोस देखें, और गारंटी देता हूं इन वीडियोस को देखने के बाद में इनमें से एक भी प्रश्न आपसे याद ना हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। और हमेशा कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमको जो भी पता चल पाएगा, हम जो हेल्प कर पाएंगे आपसे जरूर करेंगे, बिल्कुल 100% श्योर रहिए। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है खंड ग में। देखिए खंड क कर लिया, खंड ख कर लिया, खंड ग जो है व्याकरण भाग आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में खंड जो है आपका घ करेंगे, जिसमें आपके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। संकेत बिंदु जरूर आपको उपयोग करने हैं, और संकेत बिंदुओं के आधार पे ही परीक्षा में मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा संकेत बिंदु हो तो उसमें से आप एक दो, जो इंग्लिश में संकेत बिंदु होते हैं उसमें से आप एक दो आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो संकेत बिंदु दी जाती है ना, वो तो मेन हेडिंग ही होता है। जैसे कि भूमिका हो गया, समय सीमित है और अमूल्य धन है, और सुखों की प्राप्ति, आलस्य का त्याग और उपसंहार, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए समय का सदुपयोग जो है हमने किया है, और इसमें भूमिका लिख ली है। आगे जो बढ़ने में जो मदद करता है वह समय कहलाता है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने में जो भी चीज़ हमें मदद करती है वो हमारा समय ही है। ठीक है, हमें डुबाता भी समय है, निकालता भी समय है। अगर हम समय का उपयोग करते हैं तो निकल जाते हैं, और समय का दुरुपयोग करते हैं तो पड़े रहते हैं, वहीं पर फंस जाते हैं। और जो भागते हुए समय को पकड़कर उसके साथ चल सकते हैं, और जिस किसी ने भी समय के महत्व को पहचाना है और उसका सदुपयोग किया है, वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया है। लेकिन जिसने इसका तिरस्कार किया है, यानी इसका महत्व नहीं दिया है, समय ने उसे बर्बाद कर दिया। समय ने ही उसको बर्बाद कर दिया। ये नहीं बोलते कि यार मैंने नहीं पढ़ा, मैं तो एग्ज़ाम में नहीं कर पाया, समय नहीं था। ये वाली चीज़ें वो लोग बोलते हैं जो समय का दुरुपयोग करते हैं। समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी है। इस तरह से भूमिका को आप सराहनीय तरीके से लिख सकते हैं। और भी मैंने लिखा है इसमें, और हर पॉइंट को लिखा है इसमें। भूमिका लिखूंगा, समय सीमित है ये भी लिखूंगा, और मूल्य धन है ये भी लिखूंगा। इसके अलावा जो है सुखों की प्राप्ति होती है ये भी लिखूंगा, आलस्य का त्याग होता है, और उपसंहार, ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट में डिस्कस करने। मानव जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। जब समय के मूल्य को पहचान लिया जाता है तो वही समय सदुपयोग होता है। बीता हुआ समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। समय किसी का भी दास नहीं होता है, समय किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, वह अपनी गति से चलता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझ पाता है वह कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। इसके बाद में समय सीमित है, ये अब हेडलाइन जो हमें दी गई थी, तो इन जो बिंदुएं दी गई थी उन बिंदुओं को हम चलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। समय सीमित है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित समय के साथ पृथ्वी पर भेजा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नपा तुला समय होता है, क्योंकि हर मनुष्य के पास कम समय है, किसी के पास ज़्यादा समय है, किसी के पास बहुत ज़्यादा समय है। समय का मतलब ये नहीं कि यार मेरे पास आज सोऊंगा कल उठ के काम कर लूंगा, वो समय नहीं। समय मतलब जीवन के प्रति आपका समय बहुत ही कम है। किसी के पास बहुत कम होता है, लेकिन उसको पता तो नहीं है कि कल के दिन उसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है ना। जब हम ज़्यादातर समय को बेकार के कामों में व्यतीत कर देते हैं तब हमें होश आता है समय के महत्व पर। एक कहावत भी कही गई है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये समय जो है ना सीमित है, ये हमने इस पैराग्राफ से समझाया। अब अगला है समय अमूल्य है, यह पैराग्राफ समझाते हैं। समय पर सबसे अच्छी कहावत है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। ज्वार जानते ही हैं आप, ज्वार जो लहरों के नीचे, लहर जो बन के मतलब किनारों तक आती है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, तो वो कभी भी आ सकती हैं, किसी का पता नहीं है कि वो कब आ जाएगी। इसी तरह समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करती हैं, वो कभी भी आ सकती हैं और जा सकती हैं। सभी को समय के मूल्य और महत्व को समझना चाहिए। लोग अक्सर पैसे को अपना सबसे मूल्यवान संसाधन मानते हैं, जबकि धन की तुलना में समय अधिक मूल्यवान है। ये बिल्कुल सही है। अब इस लाइन को भी मैं समझाऊं तो देखो, आपके पास धन तो है लेकिन समय पे हॉस्पिटल ही ना पहुंचे तो वो धन किस काम का। ठीक है ना। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास समय है तो धन कम भी होगा तो क्या करोगे, आप अरेंज कर लोगे। ठीक है। लेकिन आपके पास धन तो है, बहुत है धन, पेटियां भरी पड़ी हैं, बेड पूरा आपने नोटों से सजा के सोए हुए हो, लेकिन अचानक आपसे हार्ट अटैक आया और पता चला कि आप हॉस्पिटल ही टाइम से नहीं पहुंचाए गए, तो आप क्या करोगे।
आपका पैसा धरा रह जाएगा। लेकिन आपको हार्ट अटैक आया, समय पे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया, तो डॉक्टर ही नहीं बोलेगा फीस जमा करो, फीस जमा करो। आप कुछ भी 10,000, 5,000, 2,000 जो भी है, आप इंस्टेंट दे दोगे और कुछ अपने रिश्तेदारों से अरेंज करके फिर अपना इलाज भी करा लोगे, और डॉक्टर जिस समय आप हॉस्पिटल पहुंच गए उस समय आपका इलाज करने लग जाएगा। तो यही चीज बताई गई है। ठीक है, समय जो है धन की तुलना में अधिक मूल्यवान है। समय आंशिक रूप से इस कारण से है कि हम सभी को हमारे जीवन में केवल एक निश्चित समय आवंटित किया जाता है, और इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। याद रखना, इनमें से एक पैराग्राफ, इनका एक निबंध जरूर आएगा, गारंटीड है, पूरा का पूरा याद रखना ये बात। और सुखों की प्राप्ति कैसे होती है समय की, तो ये बताते हैं। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है केवल वही सभी सुखों को प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर कर लेता है उसे कोई भी व्याकुलता नहीं होती, यानी वो व्याकुल नहीं होता। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर करता है वह केवल अपना ही भला नहीं करता बल्कि अपने परिवार, गांव, राष्ट्र और की उन्नति का भी कारण वो बन जाता है। तो इसी तरह से सुखों की प्राप्ति हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, वो अपने परिवार को सही कर रहा है, यानी कि मतलब उसको उसकी सहायता कर रहा है, और उसके अलावा किसका भला कर रहा है, गांव का भला कर रहा है, राष्ट्र का भला कर रहा है। यहाँ पे कॉमा नहीं है, कॉमा लगा लेना, ठीक है। और आलस्य का त्याग भी समय बताता है। जब समय बीत जाता है तब हमें समय के महत्व का एहसास होता है। जब समय का दुरुपयोग किया जाता है तब दुख और दरिद्रता के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। समय का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। आलस्य जीवन का एक कीड़ा होता है, अगर वह जीवन में लग जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है। जब लखपति समय से चूक जाता है तो वह भी निर्धन हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। तो आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है, और कल पे टालना हर चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जैसे आप आज से ही सोचते हैं ना कि कल मैं क्रिकेट खेलूंगा, वॉलीबॉल खेलूंगा, बैडमिंटन खेलूंगा, खो खो खेलूंगा, कबड्डी खेलूंगा, तो वो जो चीज़ें आप इतना सोचते हैं, तो ये भी सोचिए कि आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे वो पढ़ना है। तो ये सोच करके आप उस काम को करिए जो कल करने वाले हैं, आज करने वाले हैं। उपसंहार अब लास्ट बचता है। अगर समय के महत्व को समझकर समय का सदुपयोग करते हैं तो सफलता हमसे कभी भी दूर नहीं होती है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करें, अपने राष्ट्र के भविष्य को उन्नति की ओर ले जाएं। हमें हमेशा अपने काम को निश्चित रूप से समय पर ही पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ था, यानी कि निबंध था, जो इस तरह से आपको लिखना था, सारे पॉइंटों को कवर करना था। अब दूसरा जो निबंध है, मेरे सपनों का भारत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आ सकता है। जैसे समय वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, ये भी आ सकता है। देखिए आपके जितने भी हैं उनमें से कोई सा भी आ सकता है, आपको एक ही करना होता है, ये आपको पता है। इसमें भी भूमिका लिखना है, भौगोलिक स्थिति लिखनी है, औद्योगिक विकास लिखना है, दर्शनीय स्थल लिखना है, उसके बाद महापुरुषों की धरती कैसे है ये बताना है, और फिर उपसंहार बता देना है। भूमिका में आप बता देंगे मेरे सपनों का भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते हैं। हालांकि अभी भी देश के कई हिस्सों में किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, पंथ, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वो कहीं कहीं है, हो सकता है आपके एरिया में भी हो, लेकिन वो कहीं कहीं है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। पहले के ज़माने में थे जो लोअर कास्ट के थे, वो लोग आते नहीं जाते नहीं थे किसी के घर, क्योंकि उसको अपना घर जो है वो दूषित माना जाता था, अनर्थ माना जाता था। उनके साथ चाय पीना, कॉफ़ी पीना नहीं होता है। आज तो थड़ियों पे जो लोग चाय बेचते हैं, तो क्या आप धर्म पूछ के चाय पीते हैं? नहीं। तो अभी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आप किसी से गोलगप्पे खाते हैं या पपड़ी चिट्टी, बहुत बहुत सारी चीज़ें आप खाते हैं जो मार्केट में जा करके, तो आप कभी भी उस व्यक्ति की जात नहीं पूछते हैं, धर्म नहीं पूछते हैं, लिंग नहीं पूछते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी, ये सब नहीं पूछते। लेकिन ये सब कहीं कहीं छोटा सा भेदभाव जो है आज भी है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी समाप्त हो जाएगा, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम पार्ट में ये चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत होगा जहां किसी से ऐसा भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज लिखी गई है इसमें। भारत ने पिछले कुछ दशकों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बहुत विकास देखा है। मैं एक पूरी तरह से विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखता हूं, जो न केवल उपयुक्त क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करेगा बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बरकरार रखेगा। ठीक है, तो ये हो गई भूमिका। और इसके बाद में आते हैं भौगोलिक स्थिति पे। तो भौगोलिक, देखिए ये सारी चीज़ें आप आसानी से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं और बहुत ही सोच समझ के लिखा है मैंने। ठीक है ना। तो ये भौगोलिक स्थिति जो है आप यहाँ से देख लीजिएगा, भौगोलिक स्थिति आपको मिल जाएगा, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको अगला पॉइंट लेना है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के ऊपर फिर आपको लिख देना है। ठीक है, जिसमें मेरे सपनों का भारत में जो है तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी तेजी से प्रगति करेंगे, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है मेरे सपनों का भारत तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति करेगा। इसी तरह से आपका जो
दर्शनीय स्थल है, ये भी आपको मेंशन करना है इसमें, क्योंकि जो चीज़ें बोली गई हैं, अगर आप निबंध में एक पॉइंट भी नहीं लिखते हैं, और समझ लीजिए कि आपका वहाँ पर अगर 5 नंबर का निबंध है और 5 पॉइंट में पूछा है, तो 1 पॉइंट का 1 नंबर काट देगा सीधा सीधा, यानी कि एक आपने ये दर्शनीय स्थल नहीं लिखा, तो इसके आपको 1 नंबर गंवाने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको। तो हमारी जो भारत हमारी पवित्र एवं पुण्य भूमि है, ठीक है ना, तो दर्शनीय स्थल इसमें हम बता देंगे। यहाँ अनेक तीर्थ स्थल है, सुंदर आकर्षक दर्शनीय स्थल है, हरिद्वार, काशी, कुरुक्षेत्र, मथुरा, द्वारिका, प्रयाग, अजमेर आदि तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र है। ताजमहल, लाल किला, सारनाथ, शिमला, मसूरी, श्रीनगर आदि स्थल जो है यात्रियों का मन को मुग्ध कर लेते हैं, इतने सुंदर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां भारत की धरती का को जो है पावन बनाती हैं, ये देखने योग्य हैं, ठीक है ना। तो इसे दर्शनीय स्थल। फिर महापुरुषों की धरती है, तो यहाँ पर इस देश में बहुत सारे महापुरुषों ने जो है यहाँ पे जन्म लिया है, उसके कर्मस्थली को इसको माना जाता है, जिसमें कृष्ण भी है, बुद्ध भी है, महावीर भी है, गुरु नानक है, महात्मा गांधी है, शिवाजी हैं, गोविंद सिंह हैं, बहुत सारे हैं, दयानंद है, विवेकानंद है, रामतीर्थ हंस हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्रशेखर, कबीर, तुलसीदास, सब कोई है, व्यास, कालिदास, बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें मेंशन कर देंगे। इसके बाद उपसंहार में हम वही है, एक छोटा सा डाल देंगे कि क्या करने से कैसा होगा। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जो अपने सभी नागरिकों को समान मानता हो और किसी भी मापदंड के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करता हो। मैं एक ऐसी जगह का सपना देखता हूं जहां महिलाओं का सम्मान किया जाए और उन्हें पुरुषों के समान देखा जाता हो। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भारत प्रगति करे। ये उपसंहार हो गया। देखिए कितना अच्छा लिखा है, पैसेज आप पढ़ते ही तुरंत याद हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो बनता है वो होता है विजयदशमी, दशहरा। देखिए जिस समय एग्जाम होगा उस समय ये पर्व जो है आपके आसपास होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही मॉडल पेपर में हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही होती है, आपको पढ़ना ज़रूर है। इसमें भी आपको देखो भूमिका लिखना है, मनाने का कारण क्या है ये लिखना है, शस्त्र पूजन बताना है आपको, झांकियां बतानी है, रामलीलाएं बतानी है, बुराई पर अच्छाई की विजय कैसे हुई है ये बताना है, फिर उपसंहार लिख देना है। तो भूमिका में भारत एक ऐसा देश होगा जो अपनी संस्कृति, परंपरा और निष्पक्षता और त्योहारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत एक मेलों का और त्योहारों का देश है, या देश कहा जाता है, जहाँ पर त्योहारों को उत्साह और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों से हमें सच्चाई, आदर्श और नैतिकता की शिक्षा मिलती है। इस तरह से भूमिका हम लिख देंगे। इसके बाद में हम मनाने का क्या कारण है, क्योंकि हम विजयदशमी की बात कर रहे हैं, तो विजयदशमी क्यों मनाते हैं वो हम बता देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आज के दिन जो है क्या हुआ था कि आपका जो रावण है छल करके सीता को ले गया था, और उसका जो है राम ने हनुमान के और अन्य मित्रों की सहायता से लंका पर आक्रमण करके उसकी मृत्यु कर दी थी, और जो है उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसी दिन को जो है राम जो है पापों का नाश करके जो है अधर्म पर विजय प्राप्त करके जो है इस दिन को मनाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में शस्त्र पूजन जो है आप बता सकते हैं, शस्त्र पूजन के बारे में आपको जरूर लिखना है, अन्यथा 1 नंबर फिर से आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप बता देंगे, इसमें अपने शस्त्रों की पूजा करते थे पहले टाइम में जो थे, और फिर उनकी धार को और भी तेज करते थे। राजा लोग अपनी विजय यात्रा और रण यात्रा को भी इसी दिन से शुरू करते थे, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी नदियों पर पुल नहीं होते थे, ठीक है ना। इसके बाद में झांकियाँ जो हैं, झांकियों के बारे में थोड़ा सा बता दोगे, तो झांकियों का पूरा जो विश्लेषण मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसमें से आप 1-2 लाइनें कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गए हैं। इसके बाद रामलीलाएँ, क्या महत्व है, रामलीलाएँ कैसे होती हैं, ये आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं और देख भी चुके हैं। उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। अपने शब्दों को बहुत ढंग से पिरोना है, बहुत ही साफ शब्द लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर संतुष्ट हो पाए, ठीक है ना, कुछ भी कचरा उठा के नहीं डालना है। उसके बाद में बुराई पर अच्छाई की विजय, ये जरूर डालना है, और इसको भी मैंने बहुत तरीके से लिखा है, ठीक है। तो हर चीज़ को मैं पढ़ के अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। उपसंहार जो है अंतिम पद जो होता है, ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया जो है आपका पैराग्राफ बनता है। इसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण जो है, इसमें भूमिका, प्रदूषण के प्रकार बता देने हैं, प्रदूषण से हानियां क्या होती हैं, रोकने के उपाय, और फिर उपसंहार। इसमें भी 5 पॉइंट दे दिए, 5 नंबर का अगर आता है तो। इसमें सबसे पहले भूमिका बता दोगे, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इससे क्या समस्याएं होती हैं, और भविष्य में क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण के आप जो प्रकार बना सकते हैं, तो इसमें प्रकार जरूरी नहीं कि आप सारे लिखो, 2-3-4 प्रकार आप लिख सकते हो। जिसमें आपका वायु प्रदूषण हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दोगे। उसके बाद जल प्रदूषण होता है, ये भी आप बता दोगे। मृदा या भूमि प्रदूषण होता है, ये भी आप बता दोगे, ठीक है। प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या होंगे, ये हमें बताने होंगे, तो प्रदूषण के दुष्परिणाम जो है हमने यहाँ लिखा हुआ है, और सुधार के उपाय भी आपको बताने होंगे, जो सुधार के उपाय यहाँ लिखा गया। तो वीडियो को एक बार जरूर पॉज करें और पूरा का पूरा पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लें, बहुत अच्छे तरीके से इन पॉइंटों को लिखा गया है। उसके बाद में आपको उपसंहार जो है बताना है। ये तो आपका सुधार के उपाय हो गए, और यहाँ पर जो है
उपसंहार जो है आपके सामने है। उपसंहार जरूर आपको लिखना है, हमेशा लिखना है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण दिश- किसी देश विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है। समझ रहे हो कि भारत में ही प्रदूषण है, तो ऐसा नहीं है, ये प्रदूषण हवा के साथ में हर जगह फैलता है। आधुनिकरण ने जो है हमें आरामदायक जिंदगी दी है, आनंदमय जिंदगी दी है, लेकिन दूसरी ओर इसका प्रभाव जो है विपरीत परिस्थितियों में पड़ रहा है, और हमारा जो है पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इसीलिए एक साथ लड़ने और इस समस्या को बाहर निकलने का समय आ चुका है। एक जो है छोटी सी स्पीच हुई थी, लड़की का नाम सुजुकी था, जिसने केवल 10 मिनट का भाषण दिया था, और मेरे हिसाब से उस समय वो आई थिंक 11 या 12 ईयर्स की होगी। तो उसने ये भाषण दिया था, और बहुत ही गजब का भाषण दिया था उसने, इसके ऊपर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, वनों की कटाई ऊपर बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया था। वो भाषण इंग्लिश में था, और यहाँ पे इंडिया का वो भाषण नहीं है, बाहर सुजुकी नाम सुन ही रहे हैं आप, तो ये जापान का भी नहीं है नाम। सुजुकी से जापान नहीं है, जापान भले ही सुजुकी कंपनी जापान की है, लेकिन लड़की जो है वो उसने जो दिया था, उसने दिया था आपका, कहीं था, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअली, जनेरियो में, ठीक है, जनेरियो में दिया था उसने वो भाषण, और काफ़ी 10 मिनट का भाषण था, लेकिन उसने 10 मिनट जो भाषण दिया था उसमें से एक आदमी पलक भी नहीं झपकाया, और जिसका मुंह खुला था वो खुला रह गया। बहुत बढ़िया भाषण था। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधाना अध्यापक को जो है भाई के विवाह के कारण 4 दिन का अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य, आपका जो भी स्कूल का नाम लिखना है लिख दीजिए, जहां पर भी स्कूल है उसका एड्रेस लिख दीजिए, तिथि आप जरूर लिख देंगे, यहाँ मेंशन करिए या साइड में मेंशन करिए। श्रीमान जी लिख करके या महोदय जी लिख करके सभी ने निवेदन है, मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 1 अगस्त को है। बारात कानपुर से जाएगी, बारात में मेरे सभी घर वाले जाएंगे, उसमें मेरा जाना भी ज़रूरी है। इस कारण मैं 4 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे 1 अगस्त से 4 अगस्त तक का अवकाश देने की कृपा करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, धन्यवाद करके अपना शिष्य वगैरह सब कुछ लिख देना है। अथवा पाठ में फिर से आपसे पूछा गया, अपने मित्र अथवा अपनी सखी को उसके जन्म दिवस पर बधाई पत्र जो है आपको लिखना है, उसके जन्म दिवस पर। तो यहाँ पर जो है शिवाजी पार्क है, कोई भी आप जो है अपने मित्र का एड्रेस जो भी आप डालना चाहते हैं, तो अपना एड्रेस डालते हैं। जब भी आप अपने मित्र को पत्र लिखेंगे, मैंने इंग्लिश का जब बताया था तो मैंने बताया था कि जब भी आप अपने मित्र को, चाचा को, ताऊ को, पिता को, मम्मी को, भाई को, बहन को, जो भी रिश्तेदार हो सकते हैं आपके, उनको निजी पत्र लिखते हैं, तो उसमें जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं वो एड्रेस आता है। यानी कि आप जब एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और सपोज करिए आपके मित्र को आपको पत्र लिखना है, या अपने सखी को, या अपने पिता को, या अपने भाई को, और एड्रेस इसमें नहीं दिया है, तो आप अपने घर का, मोहल्ले का, या अपने स्कूल के आसपास का कोई भी इलाका जो जानते हैं उसका एड्रेस डालेंगे। और एड्रेस डालते समय ध्यान रखेंगे कि आप उसमें जो स्पेस जो प्लेस है उस प्लेस का नाम जरूर डालेंगे, जो भी आपका इलाका पड़ता है उस प्लेस का नाम। पिन कोड अगर याद है तो पिन कोड डालेंगे, और दिनांक जरूर मेंशन करना, ठीक है, अन्यथा इसी पॉइंट के जो है आपके आधे 1 नंबर कट जाएंगे। फिर उसके बाद में आप जो भी आपका प्रिय पुत्र है, मित्र है, जो भी जिसको भी आपका मतलब लेटर आता है उस टाइप का, तो आप उसको शुरू करोगे, ठीक है ना। तो लेटर में हमेशा जब निजी लेटर होगा तो यहाँ पे आपका अपना एड्रेस आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में वो एड्रेस नहीं बोला है कि किसका एड्रेस लिखना है, तो आप अपने हिसाब से अपने दोस्त के घर का, अपने घर का, अपने अड़ोसी पड़ोसी के घर का, नाना नानी के घर का, फूफा भाई के घर का, किसी का भी एड्रेस जो है सही तरीके से लिखेंगे। तो देख लीजिए इस तरह का, या फिर कोई एक माइंड में सेट कर लीजिए एड्रेस, जैसे मैंने ये बताया, तो ये भी एड्रेस आप सेट कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस ही ना दिया हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप एड्रेस लिखेंगे। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम इस बार अपना जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से मना रहे हो। अगर परीक्षा सर पे ना होती तो मैं अवश्य ही तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ होता। आशा करता हूं कि तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। पुनः तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं ना आ सका, इसका मुझे खेद रहेगा। ईश्वर करे कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहो। मैं अपने माता पिता जी को मेरा चरण स्पर्श कहना, और अन्य छोटों और बड़ों को उचित अभिवादन, मतलब छोटे और बड़ों को जो भी है, छोटों को प्यार और बड़ों को जो है नमस्कार। शेष मिलने पर, और आपका अभिन्न मित्र जो है, इस तरह से जो भी आप नाम डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि आपको नाम वाम कुछ नहीं दिया है, तो आप नाम जो भी है आपका मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों पे लिखिए। क्या लिखना है देखते हैं। कार्य न कर पाने के कारण अध्यापक और छात्र के बीच हुए संवाद को
हमें लिखना है। तो अध्यापक ने क्या, अध्यापक बोल रहा है, संवाद मतलब अध्यापक और छात्र में आपस में बात हो रहा है, गृह कार्य नहीं किया है उसने, यानी होमवर्क नहीं किया है, तो अध्यापक और छात्र में क्या बातचीत हो रही है वो चीज़ हमें लिखनी है। तो अध्यापक क्या बोल रहा है, तुमने आज अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया। तो छात्र, मैं इस बात को समझ पाने में सक्षम नहीं था, इसलिए अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर पाया। अध्यापक, तुम एक बार कोशिश तो करते, सारे विद्यार्थियों ने अपना गृह कार्य पूरा किया है, तो तुम्हें यह सब समझने में असमर्थ क्यों हो। तो यहाँ पर छात्र बोलता है, मैंने कोशिश की थी, पर मैं फिर भी यह काम पूरा करने में असमर्थ रहा। इसके बाद अध्यापक क्या बोलता है, आगे से तुम्हारा तुम्हारा कार्य पूरा होना चाहिए। यहाँ आगे से तुम्हारा गया नहीं, यह मतलब दिया गया, दिया गया, ठीक है, यहाँ पे बीच में दिया गया, आगे से तुम्हारा दिया गया, यहाँ पे बीच में जरूर डाल लेना, आगे से तुम्हारा दिया गया कार्य पूरा होना चाहिए। जो कुछ समझ में नहीं आया, खाली समय में मेरे पास आकर मुझसे समझ लेना। छात्र, धन्यवाद सर, आगे से आप अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी मेरा काम अधूरा ना रहे और मैं मेरे शिक्षा के क्षेत्र में निपुण रहूं। अध्यापक, आगे से मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और बाकी आप जो छात्र है वो भी लिख सकता है, छात्र लिख करके धन्यवाद। बाकी इतने ही लिख दोगे, पॉइंट तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हो, बाकी अपनी मर्जी से भी कुछ भी बना के लिख सकते हो, इसमें कोई संवाद की कोई टेंशन नहीं है। एक और है आपका इसका अथवा पाठ, इसको देखिए। अपने विद्यालय में होने वाले शिक्षक दिवस समारोह के लिए जो सूचना यानी नोटिस तैयार करनी है, तो आप अपनी स्कूल का नाम जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने DLDAV कुछ भी नाम डाल दिया, आपकी मर्जी है, मैंने तो अपनी मर्जी से डाला, आप कुछ भी आदर्श विद्यालय या फिर सूरज पब्लिक स्कूल कुछ भी डाल सकते हैं। और शालीमार बाग दिल्ली, जो भी आप एड्रेस डालना चाहें इस तरह से, वो कहाँ पर स्कूल है बस इतना सा डाल देना है, ठीक है। फिर सूचना डालना है बड़े बड़े अक्षरों में, थोड़ा सा जब सूचना लिखें तो कैपिटल मतलब मोटा कर दें या डार्क कर दें, थोड़ा सा बड़ा लिखें, जैसे जैसे हम समझाते हैं उन चीज़ों को। दिनांक जो है आप अपना साइड में लिख दें, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं और दिनांक आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। और चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, तो दिनांक का कोई इशू नहीं है सूचना पट पे। इसके बाद में दिनांक में कहूँगा हमेशा ऊपर की तरफ यहाँ लिख दें, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, दिनांक 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम इस प्रकार है, शिक्षकों के महत्व पर सुंदर भाषण, कविताएं, स्मरण गीत, लघु नाटिका आदि का आयोजन विद्यालय के सभागृह में किया जाएगा। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को अपनी प्रस्तुतियों द्वारा आदर सम्मान देंगे। जो विद्यार्थी उपरोक्त उपरोक्त जो यहाँ पर जो चीजें हो रही है ना, ये वाली उपरोक्त किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हो तो वे प्रधानाचार्य के कार्यालय में संपर्क करें। प्रधानाचार्य जो भी आप नाम डालना चाहो डाल सकते हो, क्योंकि ये नोटिस प्रधानाचार्य की तरफ से है। यहाँ पर जो है अपने विद्यालय में होने वाले शिक्षक दिवस समारोह के लिए सूचना तैयार करिए। चाहे तो आप अपने क्लास टीचर का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको अपने प्रधानाचार्य की जगह अपने क्लास टीचर का बोलना पड़ेगा कि अपने क्लास शिक्षक के से संपर्क करें, और यहाँ पे कक्षा अध्यापक जो है जो भी नाम लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं। व्याकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। हिंदी को राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ। तो देखिए, इसका राजभाषा होने का गौरव तो सन 1949 में प्राप्त हो चुका था, एक साल पहले ही, 1950 से पहले। लेकिन जो आपका संविधान है उसमें जब इसको लागू किया गया था तो वो सन था 1950। तो यहाँ पर का ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये दो भेद कौन से होते हैं वर्ण के। अग्नि शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अग्नि शब्द सभी जानते हैं, अग्नि शब्द का पर्यायवाची आग होता है, तो इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसके बाद में गिरिधर शब्द कौन सा समास है। तो गिरिधर शब्द जो है ये आपका बहुब्रीहि समास है। सभी समासों को ढंग से पढ़ लेना, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ वीडियोस बनाया था, बड़ा उनको जो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इन सभी चीज़ों को आप एक बार जरूर रिवाइज करें, तो ग पार्ट इसमें सही हो जाएगा। निर्बल शब्द का विलोम, निर्बल शब्द का अपोजिट बताना है, तो निर्बल का हो जाएगा सबल, ठीक है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बाकी हम सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे 5 प्रश्न है, 5 के देंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, हाजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे,
निम्नलिखित कारणों से ली जाती होगी। तो पहला कारण हो सकता है इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती होगी, और उसके अलावा है कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत उसका पता लग जाता होगा, और कोई पशु अगर बीमार है तो वो उसकी बीमारी से दूसरे पशु के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका भी मतलब एक कारण हो सकता है। और उसके अलावा नीलामी के लिए पशुओं की संख्या तो पता ही होनी चाहिए, तो उसके कारण भी जो है वहाँ पर पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंटों में समझा है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ जाता है? तो लडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगता था, और उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। इसके बाद आइए तीसरे क्वेश्चन पे। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग के साधन को भोगने को ही सुख कहने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुख का जो लेखक के अनुसार सुख क्या है वो लास्ट वाला उसने ऑप्शन दिया है। बाकी लेखक के अनुसार जो है यहाँ पे सुख का अभिप्राय केवल उपभोग करना सुख नहीं कहलाता। इसके बाद आ जाइए चौथे पार्ट पे। तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों में किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा बना रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ के अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता था। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी जो है प्रबंध नहीं होता था। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते थे, फिर उसके उसके माल को जो है लूट लेते थे। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन जो है, किस घटना ने सालिम अली को जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। एक बार बचपन में जो है सालिम अली की एयर गन से एक गौराया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को ही बदल दिया। वे गौराया की देखभाल और सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे एक पक्षी प्रेमी बन गए थे। इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, आप जानते ही होंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कविताओं पर आधारित निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो पूछा गया, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता था जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया था। इसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। ये यातनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट था, तो इसको आप सही कर लेना। यहाँ पे यंत्रणाओं या यातनाओं का वर्णन आपको पूछा गया है। तो उस समय जेलों में कैदी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। कैदी को रहने के लिए एक तंग कोठरी दी जाती थी जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, और कैदी से कोलू चलवाया जाता था और पत्थर भी तुड़वाए जाते थे। कैदी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। कैदी के लिए सोना भी मना था। तो इस तरह की यातनाएं सॉरी या उस समय जो है कैदी को उस समय रोना भी मना था। तो इस तरह की यातनाएं जो है दी जाती थी। मतलब कि अगर उससे कोल्हू चलवा रहे हैं और पत्थर तुड़वा रहे हैं तो भी वो बंदा अगर अपने परेशानी से रोना चाहता है तो वो रो भी नहीं पाता था। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार क्यों है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है क्योंकि ये वस्तुएं उसके आराध्य प्रभु से जुड़ी हैं और इन वस्तुओं में कृष्ण की यादें बसी हैं। कवि हर वह काम करने को तैयार है जिससे वह कृष्ण के साधनीय में रह सके या उनका गुणगान गा सके या उनको आराध्य समझ सके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि के अनुसार जो है सच्चे प्रेमी की कसौटी भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है, क्योंकि सच्चा प्रेमी ईश्वर के अलावा किसी और से कोई मोह नहीं रखता। उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता जो है, यानी कि जो अंदर विकार होते हैं वो नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कावित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कावित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर से मिलन, यानी कि घर जाने का मतलब है कि वो ईश्वर से मिलना चाहते हैं। इस भाव सागर से मुक्ति पाकर अपने ईश्वर की शरण में जाना
और वह परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है और यही उसके घर जाने की चाह का अभिप्राय है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरक पुस्तिका भाग जो आपका कृतिका का है एक, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो है, खरीद बिक्री बंद हो चुकाने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? तो यहाँ पे बाढ़ के पानी के बढ़ते हुए स्तर को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता थी। बाढ़ की वजह से बाकी दुकानें बंद हो गई थी, बस पान की दुकान ही खुली थी। साथ ही ऐसे में लोग भी खाली होते हैं और इकट्ठा होने के लिए किसी पान के खोखे जैसे जगह ही ढूंढते हैं। इस वजह से बाढ़ के दौर में अन्य सामानों की खरीद बिक्री बंद हो जाने के कारण पान की बिक्री बढ़ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, लेखक बाढ़ का पानी देखने किसके साथ गया था, कहाँ गया? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, लेखक अपने साथ अपने कवि मित्र को लेकर रिक्शा पर बैठकर उसे काफी हाउस चलने के लिए कहता है और रिक्शा वाला कहता है कि काफी हाउस में तो अब तक पानी आ गया होगा। लेखक उत्तर देता है कि तुम चलो, हमने यही तो देखना है कि काफी हाउस में पानी कैसे घुस गया। जब वह काफी हाउस पहुंचा तो काफी हाउस बंद कर दिया गया था और उसके पास सड़क पर तेज गति से बाढ़ का पानी आ रहा था। वह वहीं से लौट गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख जो आपको करना है। तो शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। कर्नाटक के छोटे से कस्बे बगलकोट में जब स्कूल नहीं था तो लेखिका ने खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाई। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखिका और उसकी बहनों में कौन सी बात एक सी रही? तो लेखिका और उसकी बहनों में एक बात एक सी रही थी और सभी बहनों ने अपना घर बार चाहे परंपरागत ढंग से न चलाया हो, परंतु उन्होंने अपने घरों को तोड़ा भी नहीं है। वे मानती हैं कि विवाह एक बार किया जाता है और उसे उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। उन सबकी यह मान्यता रही है कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, यानी कि दूसरी शादी करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो, वो भी काफी है। इसके बाद अंतिम प्रश्न जो है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था और बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद भी सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। तो ये था आपका पूरा प्रश्नों का उत्तर और अभी आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है इन सभी सॉल्यूशंस को अगर आपने देखा नहीं है तो इसको देख लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर आप मॉडल सेट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट लिंक दी गई है, बस उसको टच करते ही आप मॉडल सेट्स के सेक्शन में पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपनी क्लास के सारे मॉडल सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।